आज हमने डिस्कस करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है फोर्स which bends the normally straight path of a particle into a circular path is called centripetal force। यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। या हम इसको यूं भी डिफाइन करते हैं, फोर्स विच कीप द बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, या फोर्स विच कंपेल अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने पर मजबूर करे या उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराए, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दें, वो ये कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो अगर वो उस सर्कल से निकलेगा तो फिर याद रखना वो स्ट्रेट मूव करेगा। जैसे यहाँ आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि एक स्ट्रिंग है, तो उसके साथ कोई चीज बांधी हुई है, आप उसको सर्कुलर में ऐसे घुमा रहे हैं, तो अगर स्ट्रिंग टूट जाती है, वो रस्सी टूट जाती है, तो उससे जो चीज थी जब वो अलग होगी तो वो अपनी मोशन को सर्कल में जारी नहीं रख सकेगी, बल्कि वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करती हुई जाएगी, जिसको टेंजेंट कहा जाता है। यानी यहां से ये पता चलता है कि कोई भी चीज है, फर्ज कर लें वो बॉल है, आपने उसको रस्सी से बांधा है और आप सर्कल के अंदर उसको घुमा रहे हैं, तो जैसी ही रस्सी टूटेगी तो वो जो बॉल है वो सर्कल के अंदर अपनी हरकत को जारी नहीं रख सकेगी सर्कुलर पाथ में, बल्कि वो टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जहां से वो निकलेगी टूटेगी, वहां से वो टेंजेंट जाएगी। टेंजेंट का मतलब स्ट्रेट होता है, सीधी वहां से जाएगी, यानी वो सर्कल में मूव नहीं कर सकेगी। यानी इस बात को आप जहन में रखेंगे। जी नेक्स्ट, इसकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको दायरे में रखती है। इसी तरह आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वहां पे भी एक फोर्स है जो उनको सर्कुलर पाथ में रखती है। इसी तरह अर्थ है अराउंड द सन मूव कर रही है, वो भी इसी फोर्स की वजह से है। वैसे और भी हम पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूज एक आला होता है जिसमें आप ज्यादा मास वाले ज़रात को कम मास वाले ज़रात से अलग कर लेते हैं, तो वो जो आले होते हैं वो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है इसी पर ही काम करते हैं। इवन कि आप देखते हैं कि ये जो लस्सी वगैरह होती है, फिर हम मक्खन अलग करते हैं, वो जो मधानी होती है वो इसी पे काम कर रही होती है, इसी तरीके कार के ऊपर काम करती है। इसी तरह गुड़ बनाया जाता है तो वो भी इसी तरीके कार के तहत होता है। ड्रायर मशीनें होती हैं वो भी इसी प्रकार बंद होती है। जी नेक्स्ट, अब हमने इसका रिलेशन निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देख ली, तारीफ क्या होती है। फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इसको हमने यूं भी डिफाइन किया कि फोर्स विच कीप द बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। फिर मैंने आपको ये बताया कि कोई भी चीज है अगर सर्कल में मूव कर रही है, तो अगर वो सर्कल से बाहर निकलेगी तो वो अपनी मोशन को सर्कुलर पाथ में जारी नहीं रख सकेगी, स्ट्रेट जाएगी, टेंजेंट जाएगी। तो एग्जांपल भी मैंने आपको बताई। अब हम इसका रिलेशन निकालने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। इस मकसद के लिए हमने कंसीडर
अब पार्टिकल कह दें या बॉडी कह दें, वो हमने कंसीडर किया, which moved from point A to point B with a uniform speed in a circle of radius r. डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, हमारे पास एक सर्कल है, तो उसमें एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो हमने एक बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी विद यूनिफॉर्म स्पीड वी के साथ सर्कल के अंदर जिसका रेडियस स्मॉल आर है मूव कराया। अब डेल्टा वी इज द चेंज इन द वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्या होगा, आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, देन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी होगा। यहाँ एक बात आपको बता दूं, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में भी समझा आया हूँ कि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है वो ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन भी हो सकता है। तो इस केस में जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो ड्यू टू डायरेक्शन है। पहले पॉइंट ए पर देखें, जब पार्टिकल मौजूद है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, टेंजेंट है। इसी तरह पॉइंट बी के ऊपर देखें, वेलोसिटी की डायरेक्शन और है। इसी तरह जब बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू change in its direction of velocity, acceleration is produced in it, which is given as a is equal to delta v over delta t। ये इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, where delta t is the time required by particle to move from point a to point b। यहाँ पे डेल्टा टी वो टाइम है जो पार्टिकल को रिक्वायर्ड है पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करने के लिए। अब लेट v1 and v2 are the velocities at point A and B, यानी A पॉइंट पर जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v1 है और B पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। since speed of the particle is v, यहाँ जो बॉडी है, पार्टिकल है सर्कल के अंदर, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रही है, इसकी वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, जिसको हमने लिखा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन से। नेक्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी टी, तो यहाँ से टी निकालने, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी था। डेल्टा टी की जगह जब आप एस ओवर वी डालेंगे तो वी जो है ये 2 दफा डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ए इज इक्वल टू वी डेल्टा वी ओवर एस। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, ये फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं पी क्यू आर, यानी ये जो हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं v1 और v2, इनको हम ड्रा करते हैं। पी क्यू पैरेलल है एंड इक्वल टू v1, जबकि पी आर इज पैरेलल एंड इक्वल टू v2। यानी एक हमने पी क्यू ले लिया, एक हमने पी आर ले लिया। पी क्यू को हमने इक्वल टू v1 ले लिया और पी आर को हमने इक्वल टू v2 ले लिया। एज रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर आप गौर करें डायग्राम में जो सर्कल की डायग्राम दिखाई गई है, तो जो सर्कल का रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टू इट्स टेंजेंट। अब सर्कल में टेंजेंट कौन है, एक एट पॉइंट ए है जहां पर टेंजेंट v1 है और एक पॉइंट बी है जहां पर टेंजेंट v2 है। तो सर्कल के रेडियस को देखा जाए तो वो अपने ही टेंजेंट्स के साथ परपेंडिकुलर है, लिहाजा जो हमारे पास एंगल होगा ए ओ बी वो इक्वल होगा टू द एंगल ऑफ क्यू पी आर। यानी ये दो ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही हैं, एक पी क्यू आर बन रही है और दूसरी ए ओ बी बन रही है, ये आपस में आइसोसीलियस होंगी। आइसोसीलियस हम उन ट्राइंगल्स को कहते हैं जिनके टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं, यानी एक ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ओवर बेस दूसरी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर ओवर बेस के अगर इक्वल हो तो उनको आइसोसीलियस कहा जाता है, यानी वो आपस में बराबर होती हैं। जी नेक्स्ट,
जब ये आपस में इक्वल हैं तो देखें, अभी हमने कहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V ले लें, यानी एक कांस्टेंट स्पीड ले लें, और OA और OB ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हैं, आपस में बराबर होंगे। अब क्योंकि आइसोसीलियस ट्राइंगल्स हैं OAB और PQR, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों के परपेंडिकुलर ओवर बेस आपस में बराबर होंगे। तो देखें, जो PQR हमारे पास ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर QR है और उसका बेस PR है। अब ये इक्वल होगा जो हमारे पास ट्राइंगल है OAB, उसका परपेंडिकुलर हमारे पास AB है और बेस उसका OB है। जो परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं ट्राइंगल में वो एंगल के सामने मौजूद होता है परपेंडिकुलर, और जिसके साथ एंगल बन रहा हो वो बेस होता है। तो हमने, क्योंकि ये दोनों आइसोसीलियस थी, तो दोनों ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर ओवर बेस को हमने बराबर कर दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो क्यू आर की कीमत आपके सामने डेल्टा वी है और पी आर की कीमत वी ले लेंगे। इसी तरह ए बी जो है ये आर्क है, इसकी लेंथ है, इसको एस कहते हैं, और ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो यहां से डेल्टा वी की कीमत हमें मालूम हो जाएगी वी एस ओवर आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे जी। नेक्स्ट, तो इसको जब पुट करेंगे तो डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू एस ओवर आर, तो यहां से डेल्टा वी निकल आएगा एस वी ओवर आर। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू वी, डेल्टा वी की जगह आ गया एस वी ओवर एस इंटू आर, एस से एस कट जाएगा, वी वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर जी। नेक्स्ट, where A is the instantaneous acceleration, as this acceleration is caused by centripetal force, so it is called centripetal acceleration. अब ये जो acceleration आया है A is equal to V square over R, असल में ये acceleration उसी force की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए हम इसको centripetal acceleration कहेंगे। तो जो डायरेक्शन होती है इस acceleration की, तो वो आप भी लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट, ये यहाँ से आप फोर्स भी मालूम कर सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ये डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स दी रेडियस ऑफ दी सर्कल होता है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि डायरेक्शन जो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। यानी एक्सेलरेशन क्योंकि along the radius of the circle है towards the center, इसलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो भी along the radius of the circle होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो in the direction of the centripetal acceleration होगी जी। अब हम सेंट्रीपिटल जो फोर्स है इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो आप जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो A यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी कीमत पुट कर दें विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये लीनियर फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगर आप इसको एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर आप v की वैल्यू पुट कर दें। कल आपने प्रूफ पढ़ा था v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो यहाँ अगर आप v की वैल्यू पुट कर दें आर ओमेगा, तो ये आर ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर खोलें तो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर जी। नेक्स्ट, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आप एंगुलर के अंदर इसको मेजर करना चाहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो मैंने आपको बताया यहाँ v की वैल्यू डाल दें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो
यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स कोई भी हो न्यूटन ही होता है, और उसकी डायमेंशन भी अब वही बनेगी mLT-2। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा आला है, मैंने आपको बताया सेंट्रीफ्यूज एक आला होता है जो इसी पर काम करता है। अब यहाँ मैं आपकी एक दो बातें बता दूं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि पहली बात तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, परफॉर्म नो वर्क, ये एज ए ऑब्जेक्टिव भी है और आपसे शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क, व्हाई। तो आप इसका रीजन यही लिखेंगे कि वर्क जो होता है वो एफ डी कास थीटा होता है। तो आपने अभी देखा कि सर्कल के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो अलोंग दी रेडियस होती है टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट अप होगी। अब v और d की डायरेक्शन सेम होती है, तो लिहाजा फोर्स और d एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, 90 के एंगल पर मौजूद होंगे। तो जब थीटा 90 लेंगे तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो होता है। ये एज ए ऑब्जेक्टिव जहन में रखेंगे। दूसरी बात ये जहन में रखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन को देख लेना, एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है। तो एक ये मैस पे डिपेंड करती है, दूसरा ये स्पीड पे डिपेंड करती है, और तीसरा ये आर पे डिपेंड करती है। जितना भी ये जो आर होता है आप इसको ज्यादा रखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम रिक्वायर्ड होगी। ये बैंक रोड जो होते हैं आपने देखा होगा, जहां से टर्न होता है तो वो किनारा जो होता है, बहर वाला किनारा, वो थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है ताकि गाड़ी आसानी से टर्न हो सके। दूसरी बात यह है कि जो चीज जितनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी, तो अगर वो टर्न लेती है तो उसको उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अगर उसको उतनी फोर्स नहीं मिलेगी तो वो गाड़ी उलट सकती है। इसी तरह ये मैस पे डिपेंड करती है, जितनी मैस ज्यादा होगी सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर कम मैस होगी तो कम सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। जी बच्चों, ये तो था हमारा आज का टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स मैथमेटिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अगर किसी के जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।